तिलक शर्फी, श्रीवल्ली बातें करे तू हरफी। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा सभ्यता का शास्त्र किसी घोषित विद्वान के हाथों ही रचा जाए। अभी इस वीडियो के रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले मैं एक नाविक के सत्संग में था, संगत में था, और वो अपनी ही धुन में गा रहे थे, बना रहे रस ये है बनारस। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। ये कोई न्यूज़ वीडियो नहीं है, ये कोई चुनावी आख्यान का वीडियो भी नहीं है, लेकिन हमें लगा कि जिस बनारस में हम बार बार लौट कर आते हैं, उस बनारस को सम्मति देने वाले जो तमाम भाव हैं, उनमें से एक आपको दिखाया जाए। बनारस को किसी ने मोक्ष की नगरी कहा, फिर किसी ने करेक्शन करके कहा कि ये सिर्फ मोक्ष की नगरी नहीं है, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब की नगरी है, ये पूर्ण नगरी है। और फिर इस कहे को मैंने चरितार्थ देखा जब मैंने बनारस में अलग अलग कलाओं के विद्यार्थियों और पारंगतों का प्रदर्शन देखा। अगले कुछ मिनटों में, और इन मिनटों का विस्तार घंटे के पार भी जाएगा, आप देखेंगे बनारस की कलाओं का अलग अलग रंग। मेरे साथी हैं, लल्लन टॉप के साथी हैं व्योमेश, उनकी रंग मंडली के द्वारा आप राम की शक्ति पूजा, इसके आख्यान के बारे में सुनेंगे, इसका संदर्भ सुनेंगे, और उसके बाद उनकी नाट्य मंडली के प्रदर्शन का एक छोटा सा टुकड़ा देखेंगे। उसके बाद एक कमाल की नन्ही कलाकार हैं जिनकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी, जिनके वीडियो देखे, और फिर हमारे इसरार पर, हमारे आग्रह पर उनके गुरु इस बात के लिए राज़ी हुए कि वो लल्लन टॉप के लिए अपने प्रदर्शन का एक छोटा सा अंश पेश करें, और फिर बनारस आएँ और मंडली के साथ बैठकर गप गोष्ठी ना हो, कला समेत तमाम दूसरे विषयों पर, संस्कृति के सातत्य पर, सत्य पर, तो ये सारा जो उपक्रम है वो अधूरा रहेगा। तो इन सारे उपक्रमों को हम अगले 3 चरणों में पूरा करेंगे। आप राम की शक्ति पूजा देखेंगे, उसके बाद उसके बारे में सुनेंगे, उसके बाद आप तबले पर प्रदर्शन, और फिर उस कलाकार और उनकी गुरु परंपरा के बारे में, और सबसे आखिरी में जिन लोगों से, जिन सदेह जीवों से बनारस अपना रूप, अपना रंग, अपनी गंध पाता है, उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सफ़र की। कथा कुछ ऐसे है कि राम रावण युद्ध चल रहा है। युद्धरत राम निराश हैं और हार का अनुभव कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी सेना भी हताश है। राम को लग रहा है कि ये युद्ध हो न हो रावण जीत जाएगा। ऐन अवसाद के इसी पल में उन्हें प्रिया सीता की याद आती है कि कैसे जनक के उपवन में, विदेह के बागीचे में उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ था। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई एक ऐसी गाथा जिसे हिंदी का विद्यार्थी कविता कहता आया है। दरअसल कविता में भगवान राम के जीवन समर के बहाने आज के मनुष्य की तकलीफ, उसके पराक्रम और उसकी साधारणता की गाथा। कथा कुछ ऐसे है
कि राम रावण युद्ध चल रहा है। युद्धरत राम निराश हैं और हार का अनुभव कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी सेना भी हताश है। राम को लग रहा है कि ये युद्ध हो न हो रावण जीत जाएगा। ऐन अवसाद के इसी पल में उन्हें प्रिया सीता की याद आती है कि कैसे जनक के उपवन में विदेह के बागीचे में उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ था। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ था। और उसी समय राम ये भी याद करते हैं कि अब तक के जीवन में उन्होंने कौन कौन से राक्षसों का वध किया है। और ताड़का, सुबाहु, विराध, शिरस्त्रय, दूषण और खर जैसे अनगिन बलशाली योद्धाओं के नाम उन्हें याद आते हैं। लेकिन प्रिया की याद और अपने पराक्रम की स्मृति, ये दोनों बातें मिलकर भी उनके दुख को मानो कम नहीं कर पा रही हैं। और इसका कारण आप जानते हैं क्या है? वही बात कि उन्होंने साक्षात शक्ति को, हम और आप जिन्हें दुर्गा के नाम से जानते हैं, रावण की ओर से लड़ते देख लिया है। जैसे चंद्रमा कलंक को साथ लिए फिरता है, वैसे देवी रावण को गोद में बिठाकर राम से लड़ रही हैं। और राम के अगणित मंत्रपूत दिव्यास्त्र, उनका पूरा शरक्षेप कौशल, उनके सारे तीर, उनकी सारी मिसाइलें बेकार चली जाती हैं किसी शून्य में अकारथ। राम मित्रों के कारण पूछने पर बताते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। निराला की ये पंक्ति शायद मैं ये बताना भूल गया हूँ दोस्तों कि राम की शक्ति पूजा हिंदी के शहीद कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्लासिक कविता है। तो ये पंक्ति आती है जब राम कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये वो नुक्ता है, वो बात है जिसका अपनी प्रतिदिनता में मानो हम रोज अनुभव करते हैं। लेकिन राम की निराशा इस कहानी का अंत नहीं है। निराशा अंत नहीं है। निराशा से एक उम्मीद की शुरुआत होती है। जामवंत उनका प्रबोधन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि रावण अगर अशुद्ध होकर भी देवी को अपनी ओर से लड़ने के लिए तैयार कर सका है, तो तुम उसकी आराधना का उससे भी दृढ़ आराधना से उत्तर दो। राम ऐसा ही करते हैं। 9 दिन की पूजा का संकल्प लेते हैं, 108 नीले कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और जब वो अपनी साधना में उधर लक्ष्मण, हनुमान वगैरह वगैरह के नेतृत्व में रावण की सेना से युद्ध जारी है, इधर राम युद्ध से विरत होकर साधना कर रहे हैं। और जब 107 नीले कमल के फूल वो चढ़ा चुके हैं, तब देवी धीरे से किसी चोर की मानिंद आती हैं और 108वां फूल पूजा के थाल में से चुरा ले जाती हैं कि देखें राम अब क्या करते हैं। राम बंद आँखों से पुष्प पात्र में वो फूल खोज रहे हैं जो वहाँ है ही नहीं, वो फूल वहाँ नहीं मिलता। तब राम एक बार फिर निराश होते हैं। लेकिन ये निराशा विजय के ठीक पहले की निराशा है। राम याद करते हैं कि उनकी माँ उनकी आँखों को कमल जैसा कहा करती थी, और तब अपने ब्रह्मशर से, अपने तीर से अपनी ही आँख निकाल कर अर्पित कर देने को उद्यत हो जाते हैं। देवी आती हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं, उनकी अभ्यर्थना करती हैं और उनमें लय हो जाती हैं, ये कहते हुए, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन,
कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। शक्ति सत्य में लय हो जाती है। ये मंगल कामना, ये यूटोपिया हमारी शक्ति है दोस्तों। इस प्रस्तुति को हम लोगों ने 3 डांस फॉर्म्स के संश्लेषण से तैयार किया है और इसके पहले कि इस प्रस्तुति का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत हो, मैं कलाकारों का परिचय आपसे करा दूं। राम की भूमिका में स्वाति, लक्ष्मण की भूमिका में साखी, यूथपति सुग्रीवांगद आदि भूमिकाओं में शाश्वत, हनुमान विभीषण और जाम्बवान तापस, सीता और देवी की भूमिका में नंदिनी। निज पद चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर सविर दला जो विभिन्न
दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहों पर वक्ष पर विपुल आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जांबवान आदिक पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण हल्दी सुग्रीव प्रांत पे पाद पद्म के महावीर योधपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निवेश देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश गगन घन अंधकार हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल केवल जलती मशाल केवल जलती मशाल केवल जलती मशाल
नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन सिहरा धन छर भर भोला मना लहरा हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा नयनों का नयनों से नयनों का नयनों से नयनों का नयनों से देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर तारका सुबाहु विराद शिरश्रय दूषर खर
नमस्कार, मैं अवंतिका मिश्रा। मैं कक्षा 3 ब की छात्रा हूँ। आज मेरे साथ मेरे पिताजी पंडित पूरन महाराज जी बैठे हुए हैं और ये मेरे भैया समान, मेरे गुरु समान पंडित देव नारायण, मेरे पिताजी के शिष्य और भतीजे बैठे हुए हैं। ये मुझे ताल देने के लिए बैठे हुए हैं और आज मैं 3 ताल प्रस्तुत करूँगी और आप लोगों को आशीर्वाद। ये एक ता की तिहाई है। ये मैंने एक उठान लिया। अब मैं कुछ टुकड़े बजाऊंगी 3 ताल में।
से बजाऊंगी। ओम धा निर्मल धा नाम धा राम धा श्याम धा नारायण धा माधव धा गोविंद धा गिरिधर भैरव धा शिव धा गणेश काली लक्ष्मी सरस्वती धा दुर्गा हनुमान ब्रह्मा धा इंद्र धा इंद्र धा इंद्र धा। धन्यवाद। आप कमाल की हैं और ये आपको पता होगा। पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपको और भी कमाल करने हैं। तो हमको ये बताओ कि ये सौरभ काका तो बुद्धू हैं एकदम, हमको तो कुछ पता ही नहीं। ये तुम बीच में क्या क्या बता रही थी? ये हमने कुछ टुकड़े बजाए हैं। पहले हमने ता की तिहाई ली, फिर उठान लिया। ता की तिहाई क्या होती है? ये ता की तिहाई मतलब ता 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 करके आती है, उसको कहते हैं ता की तिहाई। ओके। और उठान 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 मतलब जिसे इस लिया उसको उठान कहते हैं। और कायदा मतलब जो कायदे में आता है वो ये कायदा हुआ। उसके बाद मैंने कुछ टुकड़े बजाए। जो टुकड़े आते हैं वो मैंने बराबर में लिए, उसे चक्करदार करके उसको सम पे लाना, उसको कहते हैं टुकड़ा। फिर उसके बाद मैंने एक हत्ती बजाया। उसके पहले मैंने एक हत्ती मतलब एक हाथ से बजाने वाला एक हत्ती। उसके पहले मैंने झूलना लेकर 4 में 7 होता है, उसे झूलना न कहते हैं। मैंने उसमें टुकड़ा बजाया 3 ताल में। उसके बाद मैंने एक हत्ती बजाया, जो मैंने अभी आपको बताया, एक हाथ से बजाया जाता है वो। फिर उसके आप हमको ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 9 इयर्स है। 9 इयर्स की हैं आप। बहुत बड़ी हैं आप तो काफ़ी। कितने बरस से आप सीख रही हैं तबला? मैं 6 साल से सीख रही हूँ। आप 6 साल से सीख रही हैं? मतलब आप जब 3 साल की थी तब से सीख रही हैं, या जब आप 6 साल की थी तब से सीख रही हैं? 4 साल की थी तब से आप तबला बजा रही हैं? हाँ। तो पहले तबला छोटा हुआ करता था क्या? नहीं। इसी तबले को आप बजा रही हैं जब आप 4 साल की थी? हाँ। और कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं? 1 घंटा 1 घंटा। कभी कभी तो ऐसे बंक भी कर देते होंगे कि आज मन नहीं है, आज खेलने जाना है। नहीं, कभी कभी कर देती, पर रोज ही करती हूँ। रोज करते हो? डेली? एग्जाम वाले दिन भी? हाँ। और कभी ऐसे मन ना करे ऐसे तो कि आज कार्टून देखना है, आज गेम खेलना है? नहीं, कार्टून तो देख लूंगी, पर बजाऊंगी कैसे तब ना, इसलिए। और आपने पहली बार स्टेज पर कब बजाया? मैंने पहली बार स्टेज पे 5 साल की उम्र में 80 घाट पे बजाया था। ये जो बार बार अपनी दाईं तरफ देख के हामी ले रही हैं, ये इनके पिता भी हैं और गुरु भी हैं। मैं आपके पिताजी से बात करूंगा, पर आप जब अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी तब आपने लेजेंडरी पंडित किशन महाराज का जिक्र किया। जी आपके दादाजी? जी, वो मेरे दादाजी हैं। और बहुत महान हस्ती जी। है। और आपने उनका रचा हुआ भी सुना दिया हमको। जी, उनका रचा हुआ भी सुना दिया। आप बहुत प्यारे हो। बताइए मुझे इनकी शिक्षा, मतलब ये मैं सुन के बड़ा अभिभूत सा हूँ। 4 बरस की हैं ये, तब से बजा रही हैं? जी हाँ, और इसको बड़ा शौक़ है तो वैसे बहुत नटखट, बहुत शरारती है ये, और बहुत बदमाशी करती है, लेकिन तबले में इसको बहुत शौक़ है। इनका ये शर्त है कि पापा आप बैठिए या तो देव भैया आवें, तभी हम कहते हैं बच्चों के साथ बैठो, शिष्यों के साथ बैठो।
कहते नहीं पापा आप चलिए, या तो देव भैया आवे या तो आप आइए। तो इनका ये सब है। अब बहुत तंग करती हैं अपनी मम्मी को, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी करती हैं। देव भैया से नाराज हो जाती हैं, कुछ बोल देते हैं तो कुछ कह देते हैं, लेकिन करती है। इसको शौक है तबले का, और ये तो गॉड गिफ्टेड है। कई लोगों को मतलब कि नहीं होता है, तो कोशिश करने से हो जाता है। एक किसी को होता है गॉड गिफ्टेड, तो इनको गॉड गिफ्टेड है। और जो लय वगैरह हम सिखला नहीं सकते ज़्यादा, मैं मतलब कि कोई भी सिखला नहीं सकता लय, लेकिन इनका लय वगैरह का अच्छा वो है। भगवान मुझे आपका आशीर्वाद है। मुझे ये बताइए, बनारस की अगर आप परंपरा के बारे में मुझे बता पाएँ, तबले की खास तौर पे थोड़ा सा। बनारस की परंपरा जो मेरे पिताजी ने हम लोग को बतलाया है, हम अपने बच्चों को बतलाते हैं, इनको भी बतलाए हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े का, परन का, ये सब का बड़ा महत्व है, जो लास्ट में इन्होंने कहा है। और डिफरेंशन में थोड़ा सा इनका हेर फेर था, अभी और सीखना होगा, क्योंकि इंटरव्यू देने नहीं आ। पंडित रविशंकर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें ये बजाई थी, तो इंटरव्यू इनका हुआ था, लेकिन इतना कठिन नहीं पूछे थे तबले के बारे में। पापा को कितना प्यार करती हो, क्या करती हो, कब रियाज करती हो, ऐसा ऐसा आपने जो प्रश्न पूछा है, तो वो कि तो ये जो बतलाई हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। लेकिन बनारस का जो शैली है वो हम लोगों ने इनको दिया है। हमको असिस्ट करते हैं देव नारायण, और हमारे शिष्य भी हैं, भतीजे भी हैं। तो पहले उठान के बाद फिर छोटे छोटे टुकड़े, तो एक टुकड़ा बजाई था, था। उसके बाद फिर चलनचारी बजता है, जिसको पहले पेशकारा बोलते थे, लेकिन बनारस में पिताजी लोगों ने कहा हम लोग पेशकारा नहीं बजाएंगे, हम लोग चलनचारी बजाएंगे। पेशकारा फारसी उर्दू का वर्ड है, और हम लोग इसको चलनचारी, ये प्रखावज का तबला बजता है यहाँ, तो वो ये नहीं बजाई हैं, शॉर्ट में था। उसके बाद ये कायदा, वो दरअसल वो डबल में वो रेला बन जाता है, धाधर में तक, सिंगल में कायदा, डबल में रेला। तो वो रेला है, उनको कायदा ही मालूम था, डबल में वो रेला है। और उसको मैंने कहा दो पीस, ये पलटा भी कर सकती हैं, पलटा इनको मालूम है, और इसका शौक बहुत है। ये आप लोगों की आशीर्वाद है, आप लोगों की भगवान की कृपा है। आप बहुत तारीफ हो रही तुम्हारी। ये बताओ, तबला तो ठीक है, पर शैतानी इतनी क्यों? नहीं पता। मतलब शैतानी कौन कर जाता है ये नहीं पता, कि तुम इतना शैतानी क्यों करती हो ये नहीं पता? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है, ये भी ठीक है, कुछ पता ही नहीं है। तो जब आप और बड़े हो जाओगे, वैसे अभी आप बहुत बड़े हो, तब आपका क्या करने का इरादा है? तबला ही बजाना है? हाँ, मैं तबला वादिका ही बनूंगी। तबला वादिका बनेंगी आप, किशन महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाएंगी आप। जी। बढ़िया। और पूरी दुनिया में जाके आप नाम रोशन करेंगी? जी। करेंगी नाम रोशन पक्का? हाँ, करूंगी। और स्कूल स्कूल भी जाती हूँ, मन लगता है स्कूल में? हाँ। नहीं। हाँ, लगता है। हाँ, सही से बताओ, होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं? आज हुआ? नहीं, अभी मेरा एग्जाम चल रहा है। अच्छा। और चीटिंग वीटिंग होती है थोड़ी सी? नहीं। थोड़ी बहुत तो? नहीं होती। पक्की बात? पक्की बात। अच्छा, तबला बजाने के अलावा और क्या पसंद है आपको? तबला बजाने के अलावा हमको डांस करना पसंद है, आप गाना डांस भी गाने करते हो? पसंद है। गाना भी गाते हो? अब तो सुनाना पड़ेगा। हैं? क्या सुनाओगे बताओ? अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, हम ऐसे माइक ऑन रखेंगे, कैमरा भी ऑन रहेगा, जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता। आप तो फंस गए। क्या सुनाओगे बताओ? मुझे नहीं पता। हाँ, पूछ लो, काका से पूछ लो। हैं? फिल्मी गाना गा दो, तुम गाना सीखी तो हो पसंद हो। कौन सा? तो शौक है आपने कहा आपको गाना खाना पसंद है, कौन सा गाना गाती है? अरे नहीं, फिल्मी गाना। अरे हाँ, आप तो बोल दिया। नहीं पता, नहीं याद आ रहा है। अरे प्लीज एक थोड़ा सा सुना दो।
कौन सा गाना गा सकती हो? आओ कोई भी नई मूवी का जो भी एक दो लाइन। उधर पूछ रही। कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम देव नारायण मिश्रा है। अच्छा, तो ये रियाज के वक्त गंभीर रहती हैं, बाकी टाइम शैतानियाँ करती हैं, या अभ्यास में भी कभी कभी? जब बैठता हूँ तो पहले तो सबसे आ जाती हैं रियाज करने, और थोड़ी शैतानी तो इस उम्र में मुझे लगता है करते ही हैं बच्चे, जैसे बाकी बच्चे हैं वैसे ये भी है। लेकिन हाँ, रियाज में बिल्कुल हमेशा लगी रहती हैं और ट्राई करती हैं कि जो मैं कर रहा हूँ या और जो बाकी लोग कर रहे हैं सबसे अच्छा करें। जो सीनियर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनसे अच्छा उस्ताद करें। लोग करें, उनसे अच्छा करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खूब अच्छा करो। और ऐसे मेरा काम ऐसा है कि मुझे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करना होता है, लेकिन मैंने आपका इंटरव्यू किया और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेंगी। और जब आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाएंगी ना, तो मैं सबको बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले ऐसे डिटेल में इंटरव्यू किया सिंगल परफॉर्मेंस का। ठीक है, मैं शो ऑफ करूंगा। ठीक है? ठीक है। अब मिठाई खाएं? मिठाई पसंद है आपको? फिर क्या खाओगी? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कैसे इनाम दिया जाएगा? बताओ बताओ। गाना नहीं सुनाया? मुझे गाना याद नहीं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, आखिरी क्रम में, जिसमें मेरे साथ कुछ कलाकार होंगे। थोड़ा बहुत हम बनारस की सभ्यता संस्कृति के बारे में बात करेंगे, एंड देन वील क्लोज दिस वीडियो। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है। आप क्या करते हैं? मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे अभी आप पूछ रहे हो ना, तो मैं रोज़ वो काम करता हूँ। जैसे रोज़ आप तबला बजाते हो, मैं रोज़ सवाल पूछता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं पैदा उरई में हुआ, मेरी पढ़ाई कानपुर में हुई, दिल्ली में हुई, और मैं सवाल पूछने के काम के लिए पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको सिर्फ अच्छा लगा? पर मुझे गाना गाना नहीं आता है। आपको आता है? हाँ, मैंने सुना दिया। कहाँ सुनाया? कब सुनाया? सुना दिया। नहीं सुनाया। आप कहिए। मैं गाना गाऊंगा ना तो ये भाग जाएगा माइक अपने आप जिंदा होके। तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ। आप हमें वो वाला गाना सुना दो, फिर हम बातचीत शुरू करें। आइए, आप लोग बैठते रहिए, वीडियो शुरू हो चुका है। इतना बढ़िया तुम गा रही थी। आइए नंदिनी जी, विराजिए। आइए व्योमेश जी। वही वाला गाना? हाँ, और भी कोई सुना सकती हो क्या? ये मेरी दोस्त हैं, आपने इनकी परफॉर्मेंस देखी, ये बड़ी गुणी गायक भी हैं। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे तू हरफी। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे तू हरफी। ये शिवल्ली कौन है? मुझे नहीं मालूम। तो ये गाना कहाँ सुना आपने? चल में, कहाँ? फिल्म में। फिल्म में? ये फिल्म का गाना है? कौन सी फिल्म का? पुष्पा। अभी तो तुम बोल रही थी एग्जाम में चीटिंग नहीं करती हो। नहीं ये तो वहां से सुन लिया। अच्छा, मुझे जरा आप लोग थोड़ा थोड़ा पास आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, बिल्कुल पास पास। हाँ, मुझे ये बताइए, आपकी हमने परफॉर्मेंस देखी। आपका नाम स्वाति है? जी, स्वाति। आपका नंदिनी और आपका साखी। कब से आप थिएटर कर रही हैं? 8 साल से। 10 साल से। 10 साल से। तो जब आप 10 साल की थी, या 10 साल? नहीं, जब मैं 16 साल की थी तब से शुरू किया है, और मुझे अब तक ये 12 साल हो गए। राम की शक्ति पूजा कब से कर रही हैं? 8 साल से। 8 साल से आप राम जी का किरदार कर रही हैं? जी। कमाल है। और ये कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुकी हैं आप?
कितने शो हो चुके हैं इसके लगभग? इसके 76, आज का 76 था, 75 हो चुका है। तो ये कैसे थिएटर का सिलसिला शुरू हुआ? थिएटर का स्कूल से ही शुरू हुआ। पहले हम पढ़ने आए स्कूल में, फिर वहाँ से यहाँ का फील्ड बहुत बड़ा था, यहाँ थिएटर का बहुत महत्व था। तो मुझे एक सर मिले जिनका नाम है व्योमेश शुक्ल, उनसे ही सीखा है और तब से ये सिलसिला मेरा आज तक जारी है। तो आपको यहीं बनारस में रह के थिएटर करना है, या मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग थिएटर के वास्ते दूसरे शहरों में चले जाते हैं, या फिर वो एक्टिंग में भी चले जाते हैं, लाइक फिल्म एक्टिंग या सीरियल एक्टिंग टाइप से? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है, थिएटर करना है। और बनारस में ही करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, बनारस में ये नहीं करना है, और भी जगह जाकर करना है। आप कब से कर रही हैं? ये आपकी बहन भी है? जी, छोटी बड़ी? छोटी, 12 साल से। यहाँ बनारस में सारे कलाकार बचपन में ही शुरू हो जाते हैं। आप लोग कुछ पढ़ाई वगैरह भी, क्या पढ़ाई की आपने? MA हिंदी से। अरे वाह। और आप? हिंदी से MA। क्या बात है। आप क्या करती हैं? नमस्ते। मुस्कुराने के अलावा थिएटर और पढ़ाई। पढ़ाई, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? क्लास 8 पास ही हो जाएंगे, एग्ज़ाम हो गया है। रिजल्ट आ गया क्या? नहीं, लेकिन पास हो जाएंगे। फिर इतना पक्का से कैसे पता है? टॉप करने वाला ये भी पता है। अरे बाप रे, भयानक कॉन्फिडेंस। हाँ। कब से थिएटर कर रही हैं आप साकी? 8 साल से। एक सेकंड, आप कितने साल की हैं? 14। और आप 6 साल की हैं तब से थिएटर कर रही हैं? हाँ। क्या पहला रोल क्या किया था आपने? मानव का, कामायनी में मानव का रोल। आपने कामायनी पढ़ी है? पढ़ी नहीं है, लेकिन करते करते कहानी याद है। देख रही हो साकी दीदी का जलवा? मुझे ज़रा इधर आइए, व्योमेश जी इधर आइए, आप लोग भी आ जाइए। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ, बनारस में रंगकर्म की परंपरा, बनारस में वादन की परंपरा, अभिनय की परंपरा, इसके बारे में हम लोग बहुत सुनते रहे, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा, और ये आपकी बिटिया भी हैं साकी, तो ये 6 साल की ये हैं, 6 साल से एक्टिंग कर रही, 6 साल की थी तब से, ये 4 साल की हैं तब से तबला बजा रही हैं, क्या है ये? आदिवास है। यही है आदिवास। थोड़ा जो संथाल परगने का एक आदिवास है, वैसा ही ये आदिवास है कलाओं का। मतलब आप अपनी मिट्टी से, अपनी हवा से, अपने पानी से तत्व हासिल करते जाते हैं, चाहे अनचाहे। ये तो वो कलाकार हैं जिनमें ये आत्मबोध हो गया है कि जो वो कर रहे हैं वो कला है। भैया, बनारस में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन कमबख्तों को ये पता ही नहीं है कि वो कला कर रहे हैं और कला ही रहे हैं। इनको तो पता है, अवंतिका को ये पता है कि 3 बरस की उम्र से जो हम तबला बजा रहे थे वो अंततः एक दिन कला के खाते में आएगा। साखी को पता है, स्वाति नंदिनी को, बहुत सी ऐसे बर्बाद गुलिस्तान घूम रहे हैं उसी हवा से, उसी मिट्टी से, उसी पानी से बने हुए, जिनको पता नहीं है कि उनकी आह में एक कला है। तो ये है बनारस का मज़ा। मैं ऐसा बार बार सोचता हूँ कि बनारस में एक जो किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो नेशनल एवरेज होता है, जैसे तबला वादन है मान लीजिए एक चीज़, तो तबला बजाने की जो औसत प्रतिभा है उसके ठीक ऊपर इतनी बड़ी संख्या में तबला वादक आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में कथक डांसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो कहता हूँ, लेखक भी हिंदी में लिखने वाले, कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अब ये मत पूछिएगा कि उस औसत पद में से महान कितने निकले, उसका हिसाब कम ज़्यादा होता रहता है समय के हिसाब से, लेकिन कुछ तो है यहाँ उन सकरी जनाकीर्ण तंग गलियों में, जिनके आगे गोबर और दुनिया जहान का उच्छिष्ट मलमूत्र फैला हुआ, बासी खाना,
गाय घूमती हुई आपको मिलती है और एक धुंधला सा उदास दिन, लेकिन दरवाज़ा खुलता है तो किसी और संसार में खुल जाता है। ये है। तो बनारस में कौन कौन से अलग अलग कलाओं की अगर हम बात करें तो घराने हैं, कौन कौन सी परंपराएं हैं, अगर थोड़ा सा आप दर्शकों को बता सकें। जैसे एकदम ऐतिहासिक क्रम से अगर शुरू करें तो लेखन में, गायन में, वादन में, सब में सबसे पहले वैदिक उच्चारण का घराना है बनारस। सामवेद में सामगान की जो 2 जीवित शाखाएं हैं संसार में, राणायनी और जातवेदस। जातवेदस के प्रैक्टिशनर्स हैं केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण, और राणायनी संप्रदाय के जो मराठी ब्राह्मण प्रैक्टिशनर्स बचे हैं दुनिया में 2, 3, 4, वो बनारस के ही मराठी हैं। तो वहाँ से शुरू करके ख्याल गायकी का घराना है बनारस, तबले का घराना है, कथक का घराना है, आप मानिए तो साहित्य का भी घराना है। एक भारतेंदु के बाद बनारस में लिखा गया साहित्य, इस तरह से हिंदी साहित्य में पढ़ाने की आदत नहीं है हमारी कि ये बनारस का साहित्य है, इलाहाबाद का है, दिल्ली का है, लेकिन बनारस के साहित्य को देखिए आप, और भारतेंदु और धूमिल या प्रेमचंद और काशीनाथ सिंह में कोई रिजेम्बलेंस खोजिए तो एक घरानेदार साम्य तो ज़रूर मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं अपनी इस बहक को सिद्ध न कर पाऊँ, लेकिन बहक तो बहक है ज़रूर, जैसे बनारस है। मुझे ये बताइए, आप एक विधा से जुड़े हैं, एक शहर और उसकी सभ्यता, मतलब फर्ज करिए कि आपको यहाँ से उठा के एक चंडीगढ़ या गांधीनगर या भुवनेश्वर जैसे आधुनिक शहर में या नया रायपुर में रख दिया जाए, तो कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, उस आबो हवा का। हम लोगों ने बहुत वो किस्से सुने हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वहाँ पहाड़ी पे बैठ के काशी विश्वनाथ मंदिर को निरखते हुए बजा रहे हैं, या और तमाम जो मूर्धन्य लोग हैं। क्योंकि आपने बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम लिया तो मैं बताना चाहूँगा कि एक बार उनको किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा था कि अगर मैं बहुत सारा आपको मतलब पेमेंट दिया जाए और सारी सुविधाएं दी जाएं और आपको हम लंदन ला कर रखें तो आप यहाँ आना चाहेंगे? तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि सब तो ले आओगे, लेकिन बनारस से जो उत्तर वाहिनी गंगा है उसको कैसे तुम लंदन में ले आके बहाओगे? वो बहा दो तो फिर मैं यहाँ आ जाऊँ। तो वही चीज़ है, किसी नए शहर में जाना बिल्कुल अच्छा लगता है, जाके वहाँ पे परफॉर्म करना या वहाँ के लोगों से मिलना, संस्कृति को देखना, लेकिन अंततः अपने वाराणसी में वापस आकर उसी कला को साधना और कुछ नई चीज़ों को फिर सीखना, समझना, परखना, ये वापस अच्छा। एक मेरा आखिरी सवाल है, एंड जैसे जैसे ना फ्लोर इज ओपन टाइप से, आप सब लोग उसका जवाब दें। शहर अपने आप में संस्थान हो, ये बहुत कम होता है। बनारस अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है ना। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिंग या वादन या कोई भी और चीज़ पालथी मार के उन 1-2 घंटे के रियाज में ही सीखें। आप चलते फिरते बाज़ार में जाते देख रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, बनारस के बारे में। तो आप लोगों को इस शहर ने क्या सिखाया, मैं ये जानना चाहता हूँ। शहर ने क्या सिखाया? आप जब दुनिया में जाते हैं अलग अलग हिस्सों में, तो इस शहर का कौन सा सबक लेके, अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मेरी एक यहाँ बनारस में दोस्त बनी है मान्या, तो वो JNU में पढ़ी, वो अभी पढ़ी, मैं JNU में 15 साल पहले पढ़ा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैंने वहाँ आके क्या सीखा, कितने सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो टूटते हैं, है ना, क्योंकि हम तो एकदम बिल्कुल उठ के पहुँचे हैं, बिल्कुल लफंडर टाइप के। तो जेंडर के, रीजन के, रिलीजन के कितने स्टीरियोटाइप्स टूटते हैं, और वो क्लासरूम में नहीं टूटते हैं। आप अपने सहपाठियों से बात कर रहे हैं, आप विचर रहे हैं वैसे। तो मैं बनारस के संदर्भ में ये चीज़ समझना चाहता हूँ। आई स्टार्ट विद यू। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम तापस है और मैं थिएटर करता हूँ और बनारस में हूँ। आपका जो सवाल था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसमें जैसे कि मैं सोच रहा था, अभी आपने पूछा कि बनारस ने कैसे रहते हैं या कैसे सीख रहे हैं।
बनारस ने सबसे पहले बहुत प्यार करना सिखाया, किसी से भी, किसी भी अनजान से बहुत प्यार करना सिखाया, किसी भी अपरिचित से। मुझे लगता है ये सबसे ख़ास बात है बनारस की। जो मतलब बम्बई से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, या फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं घूमने बनारस, रहते हैं, या वो घाट पे इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते या वो ये समझ नहीं पाते कि बनारस के जो लोग हैं वो कितना प्यार करते हैं अपने बनारस को। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बनारस के लोगों को ये पता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दूसरों से भी। जी, क्या बोलना है इस सवाल पे आपको? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है बनारस में? मुझे सबसे अच्छा घाट जाना लगता है। घाट पे नदी, गंगा घाट, सब घाट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस, और ये सबसे अच्छे कौन से घाट पे लगता है? कहाँ, कौन से घाट पे जाके बैठते हो? गंगा घाट। गंगा घाट पे जाके बैठते हो। फिर क्या करते हो घाट पे जाके? घाट पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे, इतने सुंदर सुंदर रहते हैं सब लोग, इतने बहुत अच्छे से रहते हैं। सुंदर सुंदर लोग रहते हैं घाट पे। दाना डालते हैं हम। दाना डालते हो, वेरी गुड। बताइए। मेरा नाम स्वाति है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है बनारस के घाट, और जो उसके आस पास का जो वातावरण है वो अच्छा लगता है। और जब आप घाट पर बैठते हो, एक अजीब सी शांति आपके भीतर समाहित होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। और बनारस ने मुझे हंसना सिखाया है, और बनारस में रह के आप कभी भी अकेले नहीं रह सकते। मतलब बनारस में आप हो तो मतलब आप ये मानोगे कि सबके साथ हो। बनारस ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बनारस ने मुझे हंसना सिखाया। और सार्वजनिकता का बोध है, आप अकेले नहीं हो। जी, टॉपर। बनारस के बारे में कभी इस तरीके से सोचे नहीं थे कि बनारस में रह रहे हैं तो बनारस से क्या क्या सीख रहे हैं। मतलब सीखते जा रहे हैं, अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ ना कुछ सिखाई दे रहा है। हर मोमेंट पे आप कुछ ना कुछ बनारस से सीखते ही रहते हैं। कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? जैसे हमारे बाहर की कंट्री से कोई आया है बनारस, जैसे बहुत सारे लोग आ गए, टूरिस्ट प्लेस है बनारस, तो फिर उन लोगों से भी बनारस के लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना बनारस के लोगों से करते हैं। तो उन लोगों में कोई मार्जिन, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं वो लोग क्रिएट करते हैं। जैसे वैसे ही बात करेंगे जैसे, और वो लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप प्लूरैलिटी को, मतलब जो आपसे अलग है उसको भी समझना सीख जाते हो बनारस में रह के। आपको वो अजनबी सा नहीं लगता है ये कौन आ गया, किस भाषा में बात कर रहा है, कैसा दिख रहा है, वैसा कुछ? बनारस हमको बेबाकपन और फक्कड़ सिखाता है कि हमको कैसे समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, और बहुत सारा घर ढूंढना है, और बहुत सारी राह दिखाता है बनारस। जैसे कभी चौरा गली में आप चले जाएं तो वहाँ की संस्कृति हमें बहुत सारी रास्ते दिखाते हैं। जैसे एक तरफ कथक, तबला, ये देख के लगता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे सीखना अभी बाकी है। आप कितना भी सीख जाइए, आप बूढ़े हो जाइए सीख के, लेकिन तब भी एक चीज़ होता है यहाँ पे कि नहीं, अभी छूटा हुआ है, कुछ तो बाकी है, अभी ये भी करना है। क्या नाम है? मेरा नाम शाश्वत त्रिपाठी है। मैं 4 साल से थिएटर कर रहा हूँ और लगातार कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बनारस हो चाहे और बाकी शहर हो। बनारस मेरे हिसाब से वो बीच की जगह है जो एक संस्कृति को बाकी दुनिया की संस्कृति से जोड़ने का ज़रिया है शायद। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे बनारस में जो बनारस घराना है, जो म्यूज़िक है, सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, तबला है, वो सारी चीज़ें और जगहों के हिसाब से, मतलब अगर कहीं से, मेरे हिसाब से कि मैं जो सीखा हूँ
वो यहीं से सीखना संभव हो, मेरे हिसाब से, मेरे लिए हो। कुछ आपके दिमाग में आ रहा था, आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो रही थी सुन के? नहीं, वो सबकी बात में वो था, उसका जवाब सबकी बात में ही समाहित था, तो वही उनका भी जवाब है, मुझे लगता है ऐसा। जी बताइए। कौन बताए? आप दोनों लोग बताइए। हाँ। मुझे लगता है अगर बनारस ने मुझे कुछ सिखाया है तो वो है ज़मीन से जुड़े रहना, क्योंकि मैंने देखा है, आप लोग सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में वाराणसी का ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मतलब पद्म सम्मानों की या कलाकारों की, जिन्हें नहीं भी सम्मान मिला वो भी बहुत बड़े बड़े कलाकार, उनकी मतलब खदान है वाराणसी। और उसके बाद भी अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो वो उतने ही अपनत्व से आपसे मिलते हैं, उतना ही प्यार और सम्मान अपने छोटों को, बड़ों को, हर किसी को देते हैं। तो ज़मीन से जुड़ा रहना हमें वाराणसी सिखाता है, ये शहर बहुत कुछ सिखाता है। बनारस मेरा गुरु है। जैसे 64 गुरु थे दत्तात्रेय के, तो वो 64 से भी ज़्यादा मेरे गुरु हैं। अत्युक्ति नहीं है इसमें, कोई अहंकार नहीं, और सब गुरुत्व का की मातृभूमि है बनारस। एक हम लोगों के दोस्त हैं, सारंगी बजाते हैं। अभी याद आया जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात हो रही थी और बनारस से व्यक्ति के लगाव की, कलाकार के लगाव की, तो अनीश भातखंडे में पढ़ा रहे थे सारंगी। ये पढ़ा रहे थे या शायद संगीतकार की नौकरी उनकी लगी थी, और वो नौकरी थी तो तदर्थ, लेकिन पक्की होने वाली थी। और जब पक्की होने वाली थी उसके पहले ही वो चले आए बनारस अपनी आकाश वृत्ति में वापस। यहाँ फ्रीलांस आर्टिस्ट की तरह रहेंगे और सारंगी बजाएंगे, रियाज करेंगे, लेकिन अपने शहर में रहेंगे। तो एक दिन वो मुझसे मिले तो मैंने पूछा कि कहाँ चल रही यार? तो उसके बाद जो उन्होंने मुंह बनाया था वो मैं करके मुझे दिखाना पड़ेगा कि कैसा मुंह बनाया था उन्होंने। मतलब उस पर क्या भाव था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब बोले कि अच्छा नहीं लगत रहल। तो मुझे जो बिस्मिल्लाह खां गंगा मांगते हैं लंदन जाके और कहते हैं कि कहाँ है वो, जिस मंदिर को उस पर बालाजी घाट पर बालाजी के सामने बैठ के बजाते थे, तो जो हमारे अनीश हैं, अनीश के चेहरे पे वैसा ही कोई भाव था, बड़ा दैन्य उस पर पसरा हुआ था, और हम लोग बहुत देर तक हंसते रहे उनका चेहरा देख के। तो यही है बनारस। होम सिकनेस की भी एक जगह है बनारस। मतलब घंटों कहीं खुदाई चल रही है तो 100 आदमी गड्ढे में ताक रहे हैं। ये लोग, मैं मतलब एक शिकायत कर रहा हूँ इन सब लोगों की जो अभी बता रहे थे, अकारण महानता से मंडित कर रहे हैं उसको। हाँ, इन सबों ने दरअसल सबसे पहले गाली देना सीखा होगा बनारस, अपने आप को व्यर्थ समझना सीखा होगा, और सामने वाले को भी अपने से बड़ा बेवकूफ़ समझना सीखा होगा। और वो जो काशी का 80 है उसमें हर हर महादेव के बाद वाला जो दूसरा संबोधन है वो एक बहुत भद्दी सी गाली है। बनारस में देखिए आकर के वो ध्वनि के एक अकुंठ उच्छल समारोह में परिणत हो गई है। तो अपने निहायत साधारण को श्रृंगार पूर्वक कहना सीखा है इन लोगों ने बनारस से। चलिए, ऐसे गुरुता से भरे शहर से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ये एक नया प्रयोग है ललन टॉप पर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी समालोचना से ही आगे की राह खुलेगी। आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।